जय हिंद फ्रेंड। इस वीडियो के माध्यम से हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा एग्जाम के लिए एडुट्रैक के द्वारा तैयार किया गया कागज टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 13 को। हमने 1 से लेकर के 12 तक के टेस्ट सीरीज को काफ़ी अच्छे से देख रखा है। इस वीडियो के माध्यम से हम टेस्ट सीरीज 13 को कंप्लीट करेंगे। आइए चलते अपने प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, ओजोन परत छेद से क्या तात्पर्य है। ओजोन परत छेद से क्या तात्पर्य है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई कम होना। ठीक है, ओजोन परत क्या होता है, तो ओजोन परत यह पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक मोटी सी परत होती है जो सूर्य से पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने में रोकती है। ठीक है, तो ओजोन परत की मोटाई हम किससे मापते हैं, तो ओजोन परत की मोटाई हम डॉप्सन यूनिट से मापते हैं। प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाया जाता है, ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित की थी, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स एल्टन ने प्रतिपादित की थी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि म्यांमार के साथ भारत की कितने राज्यों की सीमा लगती है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, म्यांमार के साथ भारत के 4 राज्यों की सीमा लगती है। कौन कौन से, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, इन 4 राज्यों की सीमा लगती है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा लहासा को लद्दाख से जोड़ता है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लानक ला दर्रा लहासा को लद्दाख से जोड़ता है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। एक तरफ दिया गया झील और दूसरा तरफ दिया गया झीलों के प्रकार। ठीक है, तो भीमताल झील कैसा झील है, तो यह विवर्तनिक झील है। अष्टमुद्रिक झील कैसा झील है, तो यह लैंगुंग झील है। गोहनाताल झील कैसा झील है, तो यह भूस्खलन झील है। और लोनार झील कैसा झील है, तो क्रेटर युक्त झील है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 3, 1, 2, 4। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 6 को। प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्भ में गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गोदावरी नदी के संदर्भ में गलत है, तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह गलत है। यहाँ लिख रहा है कि यह केवल महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्यों से होते हुए प्रभावित होती है, जबकि यह छत्तीसगढ़ राज्य से भी होते हुए प्रभावित होती है, तो छत्तीसगढ़ को छोड़ दिया, इसीलिए यह गलत है और यहाँ पे लिख दिया केवल। ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा कि महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ राज्य से होते हुए गोदावरी नदी प्रभावित होती है। ठीक है, तो इसीलिए उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमिलित कीजिए। ठीक है, एक तरफ दिया गया है मृदा और दूसरा तरफ दिया गया है मृदा, यह मृदा कितने % क्षेत्रफल पे विस्तार है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले नंबर पे आता है जलोढ़ मिट्टी, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है और सबसे अत्यधिक क्षेत्रफल पे पाई जाती है, 43% क्षेत्रफल पे पाई जाती है और पहले नंबर की यह मिट्टी है। ठीक है, दूसरे नंबर की मिट्टी है लाल मिट्टी, यह 18.5% क्षेत्रफल पे पाई जाती है। तीसरे नंबर की मिट्टी होती है कौन सी, तो यह काली मिट्टी, यह 15% क्षेत्रफल पे पाई जाती है। उसके बाद है मरुस्थलीय मिट्टी, यह 4% क्षेत्रफल पे पाई जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा करेक्ट ऑप्शन नंबर सी, 1, 3, 4, 2। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं, तो यह आर्द्र पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 को। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय सिंचाई परियोजना पोलावरम परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो यह गोदावरी नदी पर स्थित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि जेट प्रवाह, जो एक ऊपरी स्तर की क्षोभमंडलीय तरंग है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीष्म काल में ध्रुवीय वातार्ग जेट अपना अधिकतम बल प्राप्त कर लेता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 11 को। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है। कौन सा युग्म सुमिलित है यानी सही सुमिलित है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
स्थल समीर यह सामयिक प्रकृति की समीर है। कैसी समीर है? तो सामयिक प्रकृति की समीर है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 12 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि कर्क रेखा तथा मकर रेखा पर लवणता की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्षा की अपेक्षा वाष्पीकरण की मात्रा अधिक होना। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13 को। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह हंगुल या कश्मीरी स्टैग से संबंधित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो एक तरफ दिया गया है खनिज एस के क्षेत्र और दूसरा तरफ दिया गया है कि वह किस राज्य में है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सबसे पहले हम इसका उत्तर देख लेते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो मलंज खंड कहाँ है, किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। कोलार कहाँ है? तो यह कर्नाटक में है। यह सोना के लिए भी प्रसिद्ध है कोलार। खेतरी कहाँ है? तो यह राजस्थान में है और यह तांबा के लिए भी प्रसिद्ध है। पलानी कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, हमने यहाँ पे एकदम करेक्ट मिलान कर दिया है। आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा धुंधला हो गया, थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा और हम थोड़े अच्छे से पढ़ करके आपको इसका उत्तर देंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पूरा स्थल प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीमबेटका में। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 16 को। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि हड़प्पा कालीन नगर 2 भागों में विभक्त थे, परंतु इनमें से एक नगर 3 भागों में विभक्त था। वह नगर निम्नलिखित में से कौन था? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा कि यह धौलावीरा था। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा, हमारा घर रोड के किनारे इसलिए आवाज़ थोड़ा साइड से ज़्यादा आती है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 15 को। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में समझाया है कि एक अच्छे शासक का संगठन किस प्रकार किया जाए। ठीक है, एक अच्छे शासन का संगठन किस प्रकार किया जाए, यह कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में समझाया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18 को। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है कि तंजावुर के वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने के द्वारा करवाया गया था? तो यह करवाया गया था राज प्रथम के द्वारा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 19 को। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि मुगल काल में जब्ती शब्द किस ओर इंगित करता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व प्राप्त करने की ओर की व्यवस्था को इंगित करता है जब्ती शब्द। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 20 को। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद गौरी ने जीता। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि पौंडीचेरी ने निम्नलिखित में से किस यूरोपीय कंपनी का अधिकार था? तो पौंडीचेरी पर किस यूरोपीय कंपनी का अधिकार था? तो फ्रांसीसियों का अधिकार था। और पौंडीचेरी फ्रांसीसियों से कब आज़ाद हुआ? सन 1954 में आज़ाद हुआ। ठीक है, गोवा पर किसका अधिकार था? तो गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि पोलीगर कौन थे? तो पोलीगर दक्षिण भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने वाले जमींदार थे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 23 को। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा सुमिलित है उसे चुनिए। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सुमिलित है कि निकोलो कोंटी यह कहाँ का यात्री था? तो यह इतालवी यात्री था। ठीक है, तो यहाँ पे केवल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 3 केवल सुमिलित है। ठीक है, उसके बाद नुनीस कहाँ का था? आपको हम बता देते हैं, यह पुर्तगाली था। और अब्दुल रज्जाक कहाँ का था? फारस का था। ठीक है, जो फारसी था। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 24 को। प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है? दोस्तों थोड़ा सा धुंधला हो गया है फोटो लेते समय। ठीक है, हो सकता है कि हाथ वगैरह हिल गया हो, इसलिए फ़ोटो सही नहीं
आया। कोई बात नहीं, हम आपको पढ़ के ही बता रहे हैं। प्रश्न नंबर 24 कह रहा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन लिबरल एसोसिएशन की स्थापना की गई। इस संगठन की स्थापना किस घटनाक्रम से संबंधित है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से प्रस्ताव से संबंधित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 25 को। प्रश्न नंबर 25 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 कह रहा है कि किस संगठनों या व्यक्तियों के द्वारा 1928 ईस्वी में PS नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी, हिंदू महासभा के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा और उग्रवादी राष्ट्रवादियों के द्वारा। ठीक है, ये सभी के द्वारा नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 कह रहा है, ठीक है, प्रश्न नंबर 26 कह रहा है कि 1935 के भारत सरकार कानून के अंतर्गत फरवरी 1937 में हुए प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने प्रांतों में सरकार बनाई थी? तो 9 प्रांतों में सरकार बनाई थी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 27। प्रश्न नंबर 27 कह रहा है कि राम प्रसाद बिस्मिल अशफाकुल्लाह खां को फांसी किस षड्यंत्र केस में दी गई थी? तो यह काकोरी षड्यंत्र कांड में दी गई थी, केस में दी गई थी। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 28। प्रश्न नंबर 28 कह रहा है, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह समर्थक आंदोलन में शामिल सामाजिक सुधारक थे। तो कौन सामाजिक सुधारक थे? तो उत्तर हो जाएगा इसका DK कौरवे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और वीर सालिंगम पंतु। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा 1 2 3 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 29 को। प्रश्न नंबर 29 कह रहा है कि हाल ही में इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त अरब अमीरात ने संभाली है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है कि हाल ही में 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिनेश महेश्वरी जी को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 31। प्रश्न नंबर 31 कह रहा है कि एक्विरीन युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो एक्विरीन युद्ध अभ्यास 2025 यह भारत और मालदीव के बीच होता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 32 कह रहा है कि विश्व आर्थिक मंच की 55वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। ठीक है, आइए हम चलते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। प्रश्न नंबर 33 कह रहा है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2025 के अनुसार सबसे अधिक गरीब किस देश में रहते हैं? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा कि सबसे गरीब आबादी भारत देश में रहते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 34। प्रश्न नंबर 34 कह रहा है कि 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान इसमें चौथा है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35 कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार खरीफ खाद्यान्न का उत्पादन वर्ष 2024 में पिछले वर्ष की तुलना में कितने अधिक रहने की उम्मीद है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 89.37 LMT रहने की उम्मीद है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 कह रहा है कि सुभद्रा योजना का संबंध किस राज्य से है? तो सुभद्रा योजना का संबंध उड़ीसा राज्य से है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 कह रहा है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 उप विजेता कौन थे? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा कि उप विजेता दक्षिण अफ्रीका थे और विजेता कौन था? हमारा भारत था। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 38। प्रश्न नंबर 38 है कि एंड एट फाइंड ए होम पुस्तक का संबंध किससे है? तो आलिया भट्ट से है। एड फाइंड्स अ होम पुस्तक का संबंध है आलिया भट्ट से। आइए हम प्रश्न नंबर 39 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 क्या कह रहा है, हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है कि विश्व रंगमंच दिवस 2025 का थीम क्या था? तो विश्व रंगमंच दिवस 2025 का थीम था रंगमंच और शांति की संस्कृति। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 40 को। प्रश्न नंबर 40 कह रहा है यहाँ पे कि नीचे दिए गए जोड़ों में 2024 से 25 के में भारत का प्रमुख रामसर साइट कौन सा शामिल नहीं है? नीचे दिए गए जोड़ों में 2024 और 25 के भारत के प्रमुख रामसर साइट में कौन शामिल नहीं है? ठीक है, यानी 2024-25 में कौन सा शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है
ऑप्शन नंबर डी अनसुपा झील उड़ीसा, यह 2021 में शामिल हुआ था, ठीक है, 2024-25 में नहीं। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी तवा झील मध्य प्रदेश और उधवा झील झारखंड और सक्करकोई झील आदि तमिलनाडु, ये सब 2024-25 में शामिल हुआ था, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 कह रहा है कि भारत सरकार ने यूरिया आयात को समाप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा है? तो 2025 तक रखा है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 42 को। प्रश्न नंबर 42 कह रहा है कि 46वें रमन मैसेज पुरस्कार 2024 में 4 व्यक्तियों के अलावा किस देश के ग्रामीण चिकित्सक के समूह को पुरस्कृत किया गया? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए थाईलैंड के। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 43 को। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि पाँचवें खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में कुल कितने खेल शामिल थे? तो इसमें कुल 6 खेल शामिल थे। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 44 को। प्रश्न नंबर 44 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। राफेल फाइटर जेट की मेन बॉडी भारत में कहाँ बनाई जाएगी? तो यह हैदराबाद में बनाई जाएगी, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 45 को। प्रश्न नंबर 45 कह रहा है कि भारत की गृह मंत्रालय ने जनगणना 2027 को कितने चरणों में करवाने का फैसला किया है? तो 2 चरणों में करवाने का फैसला किया है। पहला चरण होगा आपको 1 अक्टूबर 2026 को और दूसरा चरण होगा इसका 1 मार्च 2027 को, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 46 को। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट को पछाड़ कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है, तो एनवीडिया बन गई है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 47 को। प्रश्न नंबर 47 कह रहा है कि भारत के मताधिकार और निर्वाचन होने का अधिकार है। कैसा अधिकार है? तो यह संवैधानिक अधिकार है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 48 को। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में नहीं है। कौन समवर्ती सूची में नहीं है? तो यह हो जाएगा सार्वजनिक व्यवस्था, यह समवर्ती सूची में नहीं है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 49। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिनर्वा मिल्स। यह कब हुआ था? मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में हुआ था, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 50 को। प्रश्न नंबर 50 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 50 कह रहा है कि अशोक मेहता समिति के सिफारिश में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? अशोक मेहता सिफारिश के में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किसी स्तर पर कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं होना चाहिए, यही था, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 51। प्रश्न नंबर 51 कह रहा है कि संसद सदस्यों की निर्भरता अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। क्या कौन निर्णय लेता है? तो भारत की निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति निर्णय लेता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 कह रहा है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्वों के लिए आरक्षित है? तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 131 सीटें, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 53 को। प्रश्न नंबर 53 कह रहा है कि किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति के अभिलेखन से, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 54 को। प्रश्न नंबर 54 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 54 कह रहा है कि निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? निम्नलिखित में से नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है, यही असत्य है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 55 को। प्रश्न नंबर 55 कह रहा है कि वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? तो यह 8 सदस्य जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? सन 2006 में प्रदान किया गया। प्रश्न नंबर 57 कह रहा है कि निम्नलिखित तरल परिसंपत्तियों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा इन परिसंपत्तियों का तरलता के क्रम में घटते क्रम में सही अनुक्रम कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, डी हो जाएगा। इसमें हो जाएगा सबसे पहले करेंसी,
ठीक है। उसके बाद हो जाएगा बैंकों के पास मांग जमा, उसके बाद हो जाएगा बैंकों के पास बचत जमा, उसके बाद हो जाएगा आपको बैंकों के पास साध्वी जमा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा परिसंपत्तियों का तरलता के क्रम में ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 58 को। प्रश्न नंबर 58 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 58 कह रहा है कि भंडारी समिति किससे संबंधित है। भंडारी समिति किससे संबंधित है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की पुनर्संरचना से संबंधित है भंडारी समिति, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59 कह रहा है कि भारत में जेंडर बजटिंग कब शुरू किया गया। तो भारत में जेंडर बजटिंग शुरू किया गया केंद्रीय बजट 2005-06 में, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 60 को। प्रश्न नंबर 60 कह रहा है कि मौद्रिक नीति क्या है। मौद्रिक नीति है, तो मौद्रिक नीति क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजकोषीय नीति के पूरक है मौद्रिक नीति, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सावधिक मुद्रास्फीति का कारक हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 62 को। प्रश्न नंबर 62 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी गणना करने की विधि नहीं है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ह्रास लागत विधि है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 63 को। प्रश्न नंबर 63 क्या कह रहा है कि 1 कूलम पर सेकेंड होता है, 1 कूलम पर सेकेंड होता है किसके। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1 एम्पियर के, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 64 को। प्रश्न नंबर 64 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान त्वरण को दर्शाता है। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, जो एक समान त्वरण को दर्शाता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 65 को। प्रश्न नंबर 65 कह रहा है कि ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है जूल, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 66 को। प्रश्न नंबर 66 क्या कह रहा है कि वित्तीय कक्षा में गतिमान उपग्रह की कुल ऊर्जा होती है, क्या होती है। यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा की आधी होती है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 67 को। प्रश्न नंबर 67 कह रहा है कि तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र में के पानी में तैरना आसान क्यों लगता है। क्योंकि समुद्री पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 68 को। प्रश्न नंबर 68 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि एक मिनट। प्रश्न नंबर 68 कह रहा है कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि डैश से बढ़ती है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम से बढ़ती है, ठीक है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 कह रहा है कि थिएटर में 3D फिल्म देखते समय हमें विशेष चश्मे पहनने होते हैं क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। चश्मे हमारी बाएं और दाएं आँखों में विभिन्न छवियों को देखने की अनुमति देता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 70 को। प्रश्न नंबर 70 कह रहा है क्या। प्रश्न नंबर 70 कह रहा है कि H5P3O10 में P का ऑक्सीकरण संख्या क्या है। तो P का ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगा। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए +5 हो जाएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 71 को। प्रश्न नंबर 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। तो दूध हो जाएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 72 को। प्रश्न नंबर 72 कह रहा कि आवर्त सारणी में दीर्घ रूप में होते हैं, क्या होते हैं। तो 7 36 हो जाएगा और 18 खड़ी हुई पंक्तियाँ हो जाएगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 73 को। प्रश्न नंबर 73 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 73 कह रहा है कि धातु एक प्रक्रिया है। धातु क्रम एक प्रक्रिया है, कैसी प्रक्रिया है। तो यह
अयस्क से धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 74। प्रश्न नंबर 74 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 74 कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो आइए पहले हम इसके उत्तर को भी देख लेते हैं, उसके बाद हम इसके मिलान करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पूरा से आपको शो कर देते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 2 1 3। प्राकृतिक गैस यह कैसा है? तो प्राकृतिक गैस हो जाता है आपको CH4। हास्य गैस हो जाता है N2O। शुष्क बर्फ कैसा हो जाता है CO2। और अमोनिया कैसा हो जाता है NH3। ठीक है, तो ये एकदम सही, एकदम स्पष्ट सुमिलित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर अपने अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है 75। प्रश्न नंबर 75 कह रहा है कि प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने गढ़ा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, जॉन इम्वेजेटिस्टा पुरकेंजे ने गाड़ा था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 76 को। प्रश्न नंबर 76 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य उत्तक है जो पक्षी में इनकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है? तो जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है कौन? तो जाइलम पहुंचाता है। और खाद्य को कौन पहुंचाता है? तो फ्लोएम पहुंचाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 77 को। प्रश्न नंबर 77 कह रहा है कि यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उनमें बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग क्या होंगे? तो बच्चों के संभावित रुधिर वर्ग हो जाएंगे A और AB और O। ठीक है, AB और O हो जाएंगे। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 क्या कह रहा है कि प्रमस्तिष्क के विषय में कौन सा विकल्प असत्य है? प्रमस्तिष्क के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इनके 3 भाग होते हैं, दो पार्श्व अर्धगोला एवं एक केंद्रीय वर्मिक्स होते हैं। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 79 को। प्रश्न नंबर 79 हो जाएगा मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मानव के रक्त में भ्रूण का पोषण करने में मदद करता है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गर्भनाल। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 80 को। प्रश्न नंबर 80 क्या कह रहा है उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 80 कह रहा है कि इनमें से कौन कैंसर के उपचार में प्रयोग में आता है? तो उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन आता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 81 को। प्रश्न नंबर 81 क्या कह रहा है हम उसे देखते हैं। प्रश्न नंबर 81 कह रहा है कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाप की कोटि क्या है जो शुष्क व्यवस्था में है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻6 ओम। ठीक है, शुष्क अवस्था में है। ठीक है, 10⁻6 ओम हो जाएगा। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 82 को। प्रश्न नंबर 82 कह रहा है कि वायरस होते हैं कैसे होते हैं? तो एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, वायरस कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा INS चक्र। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 कह रहा है कि भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता में स्थित है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 85। प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कि राजाज्ञा शब्द में कौन सा समास है? राजाज्ञा शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 86। प्रश्न नंबर 86 कह रहा है कि किस समूह में सही अर्थ प्रकट करने वाले शब्द युग्म है? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर का हो जाएगा बांध और एक सर का हो जाएगा तालाब। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 87 को। प्रश्न नंबर 87 कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटेड एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, एसपीटी का क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिविलिटी। ठीक है,
आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 कह रहा है कि इनमें से कौन सा संधि गलत है, इनमें से कौन सा संधि गलत है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो आप हमें कमेंट में बताइएगा कि इनमें से कौन सा उत्तर गलत है। अगर आप कमेंट में बताते हैं इसका उत्तर तो हम आपको लगभग 10 प्रैक्टिस सेट ये एडुटोरिया का PDF व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, 88 का यदि आप हमें करेक्ट उत्तर बताएंगे तो ठीक है कि इसमें से कौन सा संधि गलत है। ठीक है, 10 आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा। ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे हमें। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 89 को। प्रश्न नंबर 89 कह रहा है कि चेंज द फ्लोइंग एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। ठीक है, वॉइस ही हेल्प हिज फ्रेंड। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, हिज फ्रेंड इज हेल्पेड बाय हिम। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 90 को। प्रश्न नंबर 90 कह रहा है कि प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था। ठीक है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2003 में पहली बार मनाया गया था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द मैन हु मेड हिस्ट्री नीरज चोपड़ा की पुस्तक लिखी है। तो यहाँ पे हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नॉरिस प्रीतम ने लिखी है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है। तो वीणा है। ठीक है, कौन प्राचीन काल में किसकी मूर्ति प्राचीन काल में वीणा बजाती हुई सिक्कों पर दर्शाई गई है, ये भी कमेंट में आप हमें बताएंगे। ठीक है, किस वंश के शासक की मूर्ति का आकृति सिक्के पर वीणा बजाते हुए दी गई है। आप हमें कमेंट में बताइए कि वह कौन सा शासक था। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 है कि असम में किस मंदिर के परिसर में अम्बुबाची का मेला आयोजित किया जाता है। तो यह कामाख्या मंदिर में किया जाता है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में मुअत्तु महोत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुअत्तु महोत्सव मनाया जाता है। तो नागालैंड में मनाया जाता है। ठीक है, आइए हम प्रश्न नंबर 95 देखते हैं। प्रश्न नंबर 95 ये मैथ्स के प्रश्न है। ठीक है, आपको हम यहाँ पे शो कर देते हैं, आप हमें उत्तर बताएंगे। ठीक है, 95 का हो जाएगा उत्तर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 96। प्रश्न नंबर 96 क्या कह रहा है। तो प्रश्न नंबर 96 का भी मैथ्स के है। ठीक है, अब यहाँ पे पूरे मैथ्स के प्रश्न आ जाएंगे, हम आपको शो करते हुए चलते हैं और इसका उत्तर बताते हुए चलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा एक करेक्ट। ठीक है, 183 ऑफ 96 का। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 का उत्तर हो जाएगा आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 565। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 का उत्तर हो जाएगा आपको 4। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर अंतिम है आज का, हमारा 100वां प्रश्न है। तो हमारा 100वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमारा 1 से लेकर के 100 तक प्रश्न एकदम कंप्लीट एकदम अच्छे से कंप्लीट हो गया। ठीक है दोस्तों, हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा धुंधला प्रश्न था, उससे भी कंप्लीट कराया। एक पल दिल किया कि छोड़ देता हूँ, इसे स्टॉप कर देता हूँ, फिर कोई फ़ायदा नहीं था, फिर ये 13 नंबर सेट आता भी नहीं मेरे पास। ठीक है, तो यही एक लास्ट विकल्प था कि इसे मैं करा दूँ। ठीक है, जो भाई इसे पूरा कंप्लीट देखे हैं बहुत बहुत शुक्रिया उसका। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ एक बार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।